अब वो एक मुतनाज़ कानून पास हो रहा है। अब अगर वो कह रहे हैं कि सिख भी आ जाएं, हिंदू भी आ जाए, व्हाई नॉट मुस्लिम्स? इवन कि इंडिया का जो एटम बम है उसका वो जो मौजूद है वो भी एक मुस्लिम है। वाई मुस्लिम्स? देखा, मैं क्यों कहता था ये लोग जानबूझ के प्रोपेगेंडा कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई कश्मीर से एक और ऐसी खबर आई है। देखिए, मैं आपको पिछले कई महीनों से लगातार बोल रहा हूं कि कश्मीर में ऐसी ऐसी चीजें होने वाली हैं जो प्लान्ड हैं। बहुत सारी चीजें मैंने बोला कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन क्योंकि उसके होने के पहले मैं बता नहीं सकता, तो धीरे धीरे चीजें हो रही हैं। अब इसी में से एक चीज हो गई है जी, फॉर्मूला 4 रेसिंग। पहली बार श्रीनगर में फॉर्मूला 4 रेसिंग हुई है और उसमें युवाओं का जबरदस्त उत्साह दिखा है। कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और यह बहुत बड़ा इवेंट हुआ है। और यह कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, इससे बहुत कुछ बदलेगा जम्मू कश्मीर में। इस इवेंट को हल्का नहीं लिया जा सकता है। यह इवेंट बहुत बड़ा है फॉर्मूला 4 का, और यह दुनिया के नक्शे पर यह चीज आएगी। और इसका टूरिज्म से भी मतलब है, इसका रोजगार से भी इसका कनेक्शन है, बहुत सारी चीजों से इसका कनेक्शन है, इसका स्पोर्ट्स से भी कनेक्शन है। तो चले भाई, तस्वीरें मैंने साइड में आपको दिखा दी, एक आध वीडियो भी मैंने साइड में लगा दूंगा, छोटा मोटा हिस्सा, कॉपीराइट ना आए, कि आपको एहसास हो इस बात का कि ये कितना बड़ा इवेंट जो है वो श्रीनगर में किया गया है। और जो रेसिंग का शौक रखते हैं वो जानते हैं कि फार्मूला 1 तो खैर टॉप मोस्ट है, फार्मूला 4 है ये। और इसमें तरह तरह की गाड़ियां दिखी, तरह तरह के, एक तरह से कहूं कि मैं स्टंट भी दिखे। तो बड़ा जबरदस्त मजा लिया है लोगों ने, श्रीनगर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने। और ये माइलस्टोन साबित होगा नए स्पोर्ट्स के लिए भी, और इकोनॉमी के लिए भी, और जम्मू कश्मीर में रोजगार के लिए भी। तो चले देखते हैं, डेली स्वेक का वीडियो है। पहली बार कश्मीर में फार्मूला 4 रेसिंग देख पाकिस्तान शॉक्ड। लेट्स सी भाई क्या बातचीत होती है। क्या करते हैं? यार मैं CSS का एस्पिरेंट टू CSS की तैयारी कर रहा हूँ। ज़बरदस्त गाइस, हमारे पास एक स्टूडेंट है जो कि काफ़ी पढ़ा लिखा लग रहे हैं। आज इनसे पूछते हैं, कश्मीर के रिलेटेड बात करेंगे। भाई कश्मीर के बारे में क्या जानते हो? दो कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया, क्या लग रहा है कि डेवलपमेंट कहाँ पर ज़्यादा हो रही है? यार इंडिया के कश्मीर में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, हाँ। कैसे पता चला आपको? वो वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत कश्मीर को लेके, और वहाँ की जो जनरल पब्लिक है, मुझे लगता है वो ज़्यादा कश्मीर, हाँ, सीरियस है कश्मीर को लेके। यहाँ पर लोग तो कहते हैं कि दिखावा कर रहा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का पार्ट है कश्मीर, वो तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है। क्या हकीकत है? हकीकत यार इसमें यही है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं जितने इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं। और दूसरा यार, मेरी बात सुनो ना, कि अमेरिका को भी देखना चाहिए ना, कि अमेरिका का भी एक फैक्टर है। अमेरिका इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करता है। अमेरिका सुपर पावर है। सुपर पावर जिसको सपोर्ट करेगा। और पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि वो सुपर पावर के साथ उनका मतलब इतना नहीं है रिलेशन। अमेरिका के साथ उनका रिलेशन इतना अच्छा नहीं है। खान साहब ने तो वैसे ही उनको जितनी भी हैं वो ड्रोन की, वो क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं, अमेरिकन बेसिस, वो नहीं दी, मना कर दिया था। तो हमारा जो है ना, वो हम जब तक सुपर पावर्स के साथ हमारे रिलेशन नहीं अच्छे होंगे तब तक हम दुनिया में, पाकिस्तान जो है ना, वो किसी भी इशू पे, चाहे वो पानी का इशू हो, चाहे कश्मीर का इशू हो, चाहे फ़लस्तीन का इशू हो, उसके अंदर हम आगे नहीं आ सकते। हाँ, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर आज की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक कि वहाँ पर कश्मीर के अंदर फार्मूला रेस हुआ है, और फार्मूला रेसिंग के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, और वो कश्मीर के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सी जगह, खूबसूरत पहाड़ है इर्द गिर्द। मैं आपको वीडियो दिखाई देता हूँ। फार्मूला किस चीज़ का? फार्मूला कार्स नहीं होती जो उनसे रेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। हाँ, वो कर सकते हैं। ये देखें, वो वहाँ पे कर सकते हैं। ये देखें, ये कश्मीर के अंदर ये रेस हो रहा भाई। ये चेक करो, और दिखाता हूँ आपको। ये चेक करें, गाड़ियाँ कैसे जा रही हैं। हाँ, अच्छी जा रही है। ये दुबई के अंदर रेगिस्तान में ही देखा था हमने। कश्मीर के अंदर गाड़ियाँ दो टायरों में पाकिस्तान वाला कश्मीर है। भाई, ये हमारे पड़ोसी मुल्क में हो रहा है, ये इंडिया में। वहाँ हो सकता है यार, वो कर सकते हैं ये काम। देख रहे हो कितना खूबसूरत बनाया है इसको। ये देखें जरा, क्या यार आपको नहीं लगता कि कश्मीर हमारे में भी ये सारी चीजें हो सकती हैं? हाँ, हो सकती हैं। होती क्यों नहीं?
अगर हमारी You जो saw that, लीडरशिप है right? वो चाहे तो वो बहुत कुछ करने को तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन हमारी लीडरशिप में अभी वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। 370 के आर्टिकल के बाद कश्मीर को दिल्ली के साथ जोड़ दिया, ट्रेन सिस्टम बना दिया, ऐसे ही। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना दिया, G20 की मीटिंग करवा दी। अभी आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर को दिल्ली से जोड़ दिया, तो दिल्ली से जुड़ा कब नहीं था, जरा मुझे बताएंगे मुजम्मिल भाई? कश्मीर दिल्ली से जुड़ा हुआ कब नहीं था? मतलब बाई रोड नहीं जुड़ा हुआ था, बाई एयर नहीं जुड़ा हुआ था, बाई ट्रेन नहीं जुड़ा हुआ था, या किस चीज से नहीं जुड़ा हुआ था? अब तो वहां बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले हैं, बहुत जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं वहां पर। और जो पहले इलेक्शन होते थे, क्या वो दिल्ली से जुड़ा हुआ नहीं था? वो अपने आप हो जाते थे। जब से कश्मीर भारत का हिस्सा बना, लीगली और ऑफिशियली, तब से वो भारत से, दिल्ली से जुड़ा हुआ है जी। 370 के बाद नहीं जुड़ा है। अभी फार्मूला रेस की मीटिंग, ये भी फार्मूला रेस भी वहां पर करवा दिया। अच्छा, मिस वर्ल्ड ने भी टूर कर लिया। 20 मुल्कों के वजीर आजम वहाँ पर आकर देख रहे हैं, कश्मीर को विजिट कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं बहुत सेफ है, विजिट करो। उस G20 के बाद वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़कर वहाँ पर भाई टूरिस्ट गए। क्या कर रहे हैं हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे क्या करना चाहिए? यार। मैं ये कह नहीं सकता, क्योंकि देखे ना, अब जिस तरफ हमारी हिस्ट्री पॉइंट आउट कर रही है, तो आसार तो इसी चीज़ के हैं कि यार हमें जो है ना, हम वर्ल्ड बैंक में, हम उधर UNO में जाके बोलते तो हैं अपने हक के, लेकिन हमें खुद भी देखना चाहिए कि यार हम क्या हम कश्मीर को क्या उस तरह का डेवलप कर सकते हैं जैसे इंडिया ने डेवलप किया है। सवाल तो ये है, सवाल ये क्या है। कहना नहीं चाह पा रहे थे कि जो कि कहना कह दे। मैं यार यही कहना चाह रहा था कि लीडरशिप को सोचना चाहिए, सीधी सी जो बात है। क्या इंडिया की लीडरशिप सीरियस है अपने वतन के? हाँ, इंडिया की लीडरशिप बहुत सीरियस है। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, मोदी साहब जो हैं वो अपनी जो भी कर रहे हैं इंडिया के लिए, वो बेहतरीन कर रहे हैं, वो बेहतरीन कर रहे हैं। और हमारी जो लीडरशिप है वो अब आपके सामने इलेक्शंस हुए हैं, तो उसका रिज़ल्ट आपके सामने है कि हाँ, कि हमें सारी आवाम को पता था इलेक्शन से पहले भी जो सिचुएशन बनी हुई थी कि नून लीग ने पावर में आना है, नून लीग अब पावर में आ गई है। और जो आने वाली जो पाकिस्तान के हालात हो रहे हैं इकोनॉमिकली और भी पॉलिटिकली, वो भी इस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हमारे हालात बेहतर नहीं होंगे। ये इलेक्शंस को इलेक्ट्रिक क्यों नहीं करवा लेते, डिजिटलाइज हो जाए? जब पीटीआई की जब गवर्नमेंट थी तो वो करवाना चाह रही थी, ई-वोटिंग करवाना चाह रही थी, लेकिन ये अब मैनुअल सिस्टम जो है, ये नून लीग जो है वो नहीं करवाना, वो कभी भी नहीं करवाएगी ये। चले, बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? एहसन। क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। कश्मीर की बात करूंगा आज मैं भाई आपके साथ। क्या लगता है कि कौन सा कश्मीर मौजूदा टाइम के अंदर ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जा रही है कश्मीरियों को? कहाँ पर ज़्यादा मतलब कि खुशहाली होगी, हमारी तरफ या इंडिया साइड कश्मीर की तरफ? इसके बारे में आप क्या जानते हो, क्या कहना चाहेंगे आज? ज़ाहिर सी बात है, ऑब्वियसली रिसेंटली जो इन्वेस्टमेंट हुई है इंडियन कश्मीर में, और उसके अलावा जो उन्होंने इफ्तिताह वगैरह किए हैं, मुख्तलिफ जो उन्होंने इंसेंटिव्स वहाँ दिए हैं, तो इंडियन कश्मीर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है और वहाँ ज़्यादा बनस्बत पाकिस्तानी कश्मीर के, और अच्छा जा रहा है वो अगर कंपैरिजन में। सर, अभी की न्यूज़ बताता जाऊँ, वहाँ पर फार्मूला कार्स की रेसिंग करवाई जा रही हैं और कार ने ऐसे ऐसे स्टंट्स दिखाए हैं कि पूरी दुनिया में वो वीडियोस वायरल हो रही हैं और लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये कहाँ पर हो रही है ये रेस, इतनी कमाल शानदार किस्म की। तो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि ये इंडियन साइड कश्मीर है। अगर मैं बात करूँ वहाँ पर, तो G20 की मीटिंग भी वहाँ पर हुई, इंडिया G7 का भी पार्ट वहाँ पर G7 में भी बुलाया जाता है। अगर बात करें वहाँ पर, तो मिस वर्ल्ड भी वहाँ पर विजिट करके गई हैं और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की जा रही है और $14 बिलियन का वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बजट दिया जाता है कश्मीर को। कैसे देखते हो ये सारी बातें, क्यों हम क्या कर रहे हैं कश्मीर के लिए, थोड़ा बताएंगे ऑडियंस को? बेसिकली जितनी भी आपने चीज़ें गिनवाई हैं, ये सब की सब इंटर रिलेटेड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। अब हमारे यहाँ देखें 2017 से लेकर 2023 तक कितने वज़ीर आज़म आए हैं? 6 वज़ीर आज़म आए हैं, ठीक है। पहले नवाज शरीफ थे, उसके बाद शाद खान अब्बासी थे, उसके बाद केयर टेकर आए, फिर इमरान खान आए, फिर शहबाज शरीफ आए, फिर केयर टेकर आए, दोबारा शहबाज। 6 साल में 6 वज़ीर आज़म। यहाँ कोई भी पॉलिसी होती है वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होती, एक हाइब्रिड किस्म की रजीम बना दी गई है, जिसकी वजह से जो हमारी
तमाम तरह पॉलिसीज़ होती हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं जा सकती, जबकि इंडिया में अगर एक देखा जाए एक स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर होती है, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। और जब ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी भी कंट्री में आती है वो लिंक करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से। वहाँ जो इनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से जो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं वो फ्लरिश करती हैं, और वो यही चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो उनका इंडियन कश्मीर है, यानी अभी मुतनाज़ है जो भी कह लें, तो वहाँ वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनकी एक स्टेट लेवल की पॉलिसी, और वो उनको उसके समरात मिल रहे हैं और वो उनको मिलेंगे। बनिस्बत अगर पाकिस्तान के देखा जाए तो हमारे कम्प्लेक्स किस्म के मामलात हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है या जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो एक कन्वेंशनल टाइप की पॉलिसीज़ हैं, और उनकी जो ज़्यादातर तवज्जो होती है वो भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस की तरफ ही है। अभी तक उनसे गवर्नमेंट सेटल नहीं हो रही, या एक उस तरह की जिस तरफ उनको तवज्जो देनी चाहिए उस तरफ से हटा के वो जो पॉलिटिकल मामला था उनकी तरफ उनकी तवज्जो है। तो सिंपल है, इसमें कोई वो इतना नहीं है। बिल्कुल सही। ओरिजिनल में अगर हम फैक्चुअली बात करें तो कश्मीर किसका है? पाकिस्तान का है या फिर इंडिया का है? इसके बारे में एक पाकिस्तानी स्टूडेंट क्या अपनी राय रखता है, थोड़ा एलैबोरेट करेंगे इसको? अच्छा, इसमें अब पूरी इसकी कश्मीर किसका है, ये एक पूरी इसकी हिस्ट्री हमको जानना होगी। ये यानी एक सिंपल स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि कश्मीर उनका है या हमारा है। तो सबसे पहले ये कि 1947 से पहले कश्मीर एक आज़ाद स्टेट होती थी। जिस तरह पार्टीशन के वक्त सब कॉन्टिनेंट में कितनी ज़्यादा देसी रियासतें होती थी, उसी तरह कश्मीर भी एक रियासत थी। तो उसमें उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल था, पाकिस्तानी कश्मीर भी शामिल था, इंडियन कश्मीर भी शामिल था, और जो इलाका चाइना के पास है कोई 8% वो भी शामिल थे। चारों इलाके शामिल होकर एक कश्मीर स्टेट बनती थी। और उसके जब एक कश्मीर स्टेट का एक राजा होता था, यानी डोगरा राज, उसको वो उस वक्त रूल कर रही थी। तो पार्टीशन के वक्त अब हुआ ये कि यानी मुतनाज़ा हो गया, यानी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी, लेकिन जो वहाँ का राजा था उसने समहाउ इल्हाक कर लिया। अब इस पे थोड़े से वो यानी इंडिया के साथ यानी कुछ कहते हैं कि सही नहीं किया, कुछ कहते हैं कि गलत तरीके से हुआ। आपको क्या लगता है? इसमें एक इंडियन राइटर है, बड़ा हिस्टोरियन है, बड़ा फेमस, मैंने उसकी वो रेफरेंस, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। उसने बेसिकली ये कहा था कि जो उस वक़्त का डोगरा राजा था उसने इल्हाक बाद में पहले कर लिया था, और जो साइन थे चूँकि इंडियन फोर्सेस थी वो दाखिल हो चुकी थी, तो वो उसने बाद में किया था प्रेशर में आके। और चूँकि आपकी ऑडियंस भी इंडियन होती है तो ये इंडियन का ही एक राइटर है, तो उसका मैं रेफरेंस कोट कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये हुआ था। उसके बाद हम चले गए थे UN में चले गए, यानी जो तमाम का तमाम मसला था। उसके बाद 1962 की वार में भी पाकिस्तान के पास एक था, यानी इंटरवीन कर सकते। कितनी बड़ी चालाकी के साथ स्टूडेंट भाई ने बातों को सही तरीके से पेश नहीं किया, आधी बातें बताई और आधी बात छुपा ले गया। ये वो आधी बातें हैं जिनसे पाकिस्तान का क्रूर चेहरा सामने आता है, वो बातें आप छुपा ले गए सर। हिस्ट्री पूरी बताइए। इसीलिए मैं कहता हूं काउंटर करना बहुत जरूरी है, आप लोग समझते नहीं हैं। अब अगर कोई भारत का बंदा इसकी बात सुन ले, समझदार टाइप की बातें कर रहा है, जानता है चीजों को, तो उसे तो यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तान ने तो कुछ किया ही नहीं, इसने तो अपनी कहानी बता दी। अब इसका काउंटर ये है, पूरी बात सुनिए। अगर आप तक मेरा ये वीडियो पहुंचे भाई साहब, स्टूडेंट साहब, अगली बार सही बात बताइएगा। आधी बात बताएंगे तो मैं कपड़े फाड़ दूंगा, और अभी फाड़ने वाला हूं। तो असली बात यह है कि जम्मू कश्मीर की रियासत उस समय आजाद थी, यह बिल्कुल बात सही है, और उसने एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट किया। जब भारत आजाद हो गया अंग्रेजों से, और जब पाकिस्तान आजाद नहीं, पाकिस्तान पैदा हुआ, पाकिस्तान नाम का एक नया देश बना, पाकिस्तान नाम के एक नए देश का नक्शा इस दुनिया पर आया, तो उस पाकिस्तान ने उस स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट को स्वीकार कर लिया था। स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट यह था कि भाई जो 1947 15 अगस्त 1947 से पहले जो स्थिति और जो हालात जम्मू कश्मीर के लिए थे वो वही बरकरार रहेंगे। यानी कि वो ना पाकिस्तान के साथ जा रहा है ना हिंदुस्तान के साथ जा रहा है। पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट को मान लिया था। पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है। भारत ने कहा कि नहीं, आप अपने किसी सीनियर आदमी को भेजिए, हम बात करेंगे, हम नहीं मानते ये स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट। सुन लीजिए पूरी बात। अब जब मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उन्होंने क्या किया कि अटैक करवा दिया जम्मू कश्मीर पर कबायलियों और अपने खुर्शीद अनवर, उसका मेजर था पाकिस्तानी सेना का, उसके जरिए। पूरी बात बताइए ना। फिर वो सारे लोग अटैक कर दिया,
अटैक के बाद क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के आम लोगों को वो लूटने लगे, उनको मारने लगे, उनकी बहू बेटियों की इज्जत के साथ खेलने लगे, लूट मार मचा दी उन्होंने। श्रीनगर से 11 किलोमीटर दूर पहुंच गए थे। अब महाराजा हरि सिंह को लगा कि यार ये तो बात गड़बड़ हो गई। उन्होंने भारत से कहा कि हमारी मदद कीजिए। भारत ने कहा कि देखिए हम एक जिम्मेदार देश हैं और हम आपकी मदद क्यों करेंगे। उसका बेस क्या होगा? कल को इंटरनेशनल कम्युनिटी पूछेगी कि आपने जम्मू कश्मीर की मदद क्यों की, आपने अपनी फौज कैसे उतरने दी वहां पर दूसरे देश में जो आजाद मुल्क था, तो हम क्या जवाब देंगे? तो महाराजा हरि सिंह ने कहा कि ठीक है, फिर हम इल्हाक करते हैं। फिर वो पेपर साइन हुए, वो तो दस्तावेज में है ना भाई, साइन हुआ डेट के साथ, सब कुछ मौजूद है हमारे पास। तब भारतीय फौज गई, एयरलिफ्ट किया गया फौज को, श्रीनगर उतरी है, तब वहां से लड़ाई चालू हुई और श्रीनगर से धकेलते धकेलते मुजफ्फराबाद ले गए। और यूएन में भी आप नहीं गए, हम गए। नेहरू जी यूएन में चले गए, जो कि मैं जिसे मैं गलती मानता हूं, नहीं जाना चाहिए था, निपटारा कर ही डालते उसी वक्त, लेकिन वो तो कश्मीरियों की सोच के चले गए। समझे? तो पूरी बात बताइए, आधी बात बताएंगे तो कपड़े फाड़ूंगा। कर सकता था। उसके अलावा 1971 की वार के बाद शिमला माहदा हुआ था भुट्टो और गांधी के दरमियान। तो उसमें बेसिकली हमने ये तय कर दिया था कि अब जो इंडिया ये एक बायलैटरल इशू है, तो अब इसमें जो कोई ताकत इन्वॉल्व नहीं। थर्ड वर्ल्ड जो पार्टीज़ होती हैं वो इसमें अब आके इंटरव्यू नहीं कर सकती, चूँकि हम वो वाली वार हार गए थे और हमने हमारे जो प्रिजनर्स थे, वार प्रिजनर्स, उनको भी हमने किसी न किसी तरीके से वापस अवेल करना था। तो वो वहाँ एक भुट्टो ने किसी न किसी तरीके से एक माहदा कर लिया था। अब ये तमाम यानी वो हैं। अब समझना ये होगा कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर है, और न्यूक्लियर दो पावर्स किसी भी तरीके से एक आपस में जंग नहीं कर सकती। उनकी भी डिस्ट्रक्शन होगी, हमारी भी एक डिस्ट्रक्शन होगी। तो इसका सोली हल यही है कि आप मुज़ाकरात के टेबल पे आएँ। जिस तरह वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो थे 2000, जिन्होंने 1999 में लाहौर का भी विज़िट किया था, उस तरह का एक प्राइम मिनिस्टर इंडिया में भी चाहिए, या इंडिया में जिसके पास एक नुक्सोनियन टाइप ऑफ विजन हो कि वो इन मामला को किसी न किसी तरीके से हल करे। अब मोदी है मिसाल के तौर पे, वो उसकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी कह ले के राइट टेस्ट किस्म की पॉलिसीज़ हैं। वो मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आना चाहता पाकिस्तान के साथ, और वो वो आया तो था पाकिस्तान के लिए। देखें जब हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के बेटे की शादी थी, आए तो थे। बिल्कुल आए थे, इसमें कोई नहीं है। लेकिन अब आप इस बात पे भी तवज्जो देना, तो इंडिया में जो वो एक अभी लॉ पास हो रहा है सिटीजनशिप का, तो उसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं? तो उस पे मोदी का स्टांस क्या है? चूँकि अब इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उनको अभी ही क्यों वो एक मुतनाज़ एक सिटीजनशिप का वो है कानून, अगर वो सेकुलर कहते हैं अपने आप को, तो उसको फुल सेकुलर करे ना। तो आपको नहीं लगता कि अगर जिस तरह से वो ये समझते हैं कि जो कि हिंदुओं के साथ, जो कि सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, जो कि ओरिजिनल में इंडियंस है, उनके साथ कहीं भी कोई भी कंट्री में अगर वो इंडिया में आना चाहते हैं तो आ जाएं, तो इसमें कोई दो राय तो है नहीं। अगर कोई पाकिस्तानी को पाकिस्तान में आज ये एक्ट पास होता है, ये लॉ पास होता है कि अगर कोई भी मुसलमान पाकिस्तान में आना चाहे, तो इसमें तो कोई दो राय तो है नहीं। कायदे आज़म ने तो ये भी कहा था कि पाकिस्तान एक सेकुलर कंट्री स्टेट है। अच्छा, लेट्स कीप असाइड, डू नॉट मेक अ कंपैरिजन विद पाकिस्तान एंड इंडिया। आई थिंक दैट्स नॉट फेयर। पाकिस्तान इज़ relatively a small state, India is relatively a large state. We have to accept it. Let's move forward. India says that this is a secular country. एक मिनट, ओए छोटे, और थोड़ा आगे सब्र करो, इंटरव्यू चल रहा है यार, एक मिनट सब्र करो। अच्छा, इंडिया अपने आप को एक सेकुलर कंट्री कहता है, पाकिस्तान ने तो अपना नाम भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा है। अगर इंडिया अपने आप को सेकुलर कहता है, तो वो तो फिर उस सेकुलरिज्म की जो डेफिनेशन है उस पर पूरा उतरे। पाकिस्तान का जो मामला है हमारे यहाँ, तो चलो कह लें कि इस्लामाइजेशन की गई है, या एक एक्सट्रीमिज्म थोड़ी सी। तो आप हमें सिखाएंगे कि सेकुलर के होने की डेफिनेशन क्या है? क्यों हम सेकुलर नहीं है? हमारा देश सेकुलर है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान तो अब आजाद हुआ है ना 76 ईयर से। उसके पहले भी मुसलमान यहाँ पे रहते आए हैं, अभी भी रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो हम तो जी सेकुलर ही हैं। आप हमें ना सिखाओ कि सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या होती है। जिनका सेकुलरिज्म से दूर दूर तक नाता नहीं है, वो हमें बताएंगे कि सेकुलरिज्म क्या होती है। वाह! इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहने वाला एक बंदा हमें बताएगा कि सेकुलरिज्म क्या होती है। और सीए से आपको क्या पता है? क्या खबर है आपको?
और क्या पाकिस्तान के मुसलमानों को हमारे यहां नागरिकता नहीं दी गई है? दी गई है। उसका तो रास्ता खुला ही हुआ है ना। अदनान सामी नहीं आए, बांग्लादेश से तस्लीमा नसरीन नहीं आई, और मैं तो कईयों के नाम गिना सकता हूं जिनका लिस्ट में है जो पाकिस्तान से यहां पर आकर इन्होंने मुसलमान इंडियन सिटीजन बन गए। तो हमें मत सिखाइए। सीएए उनके लिए बना है, स्पेशल कानून बना है जो माइनॉरिटी से संबंध रखते हैं, जो आपके मेजोरिटी वाले देश में है, मुसलमान मेजोरिटी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और जहां उन पर जुल्म हो रहा है। समझे? थोड़ा और पढ़िए, सिर्फ एक चश्मे से मत देखिए, एक नजरिए से मत देखिए। कपड़े फाड़ने के लिए बैठा हूं मैं यहां पे। किसी न किसी तरीके से एक हो गई है, प्रोपोगेशन उसकी हो गया। अगर इंडिया अपने आप को प्योर एक वो कहता है कि जब उन्होंने 1971 के कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने सेकुलरिज्म की जो गांधी ने उन्होंने वो शिक्कें ऐड की थी, तो वो उसको पूरा करे ना। अब वो एक मुतनाज़ कानून पास हो रहा है। अब अगर वो कह रहे हैं कि सिख भी आ जाए, हिंदू भी आ जाए, वाई नॉट मुस्लिम्स? वो मुस्लिम्स को क्यों नहीं ऑन कर दिया? अगर उनको देखा जाए तो उनके लिए जो मुस्लिम्स, वाई मुस्लिम्स? वाई? हमारे यहां ऑलरेडी मुस्लिम्स हैं। हमारे पाकिस्तान ने अलग देश किस नाम पर लिया था सर, बताएंगे आप? मुसलमानों के लिए। तो जिस देश में मुसलमानों के लिए अलग आपने बंटवारा करा दिया, फिर वहीं पे वापस जाना है आपको? क्यों भाई? तब बांग्लादेश आपका ही हिस्सा हुआ करता था ना, तो वो हिस्सा भी आप ही के साथ था। तो मुसलमानों के लिए आपने अपनी अलग जगह ले ली, अपने हिसाब से चीज ले ली, अब फिर वापस जाना है? क्या है भैया, क्यों भाई? जवाब दीजिए इसका। जिस देश में पहले डर लगता था, एक साथ रह नहीं सकते, जिस देश में नहीं रह सकते थे, अब उसी देश में दोबारा जाने के लिए आपको पड़ी है। क्या वाहियात लॉजिक दे रहे हो यार? कोई ढंग का लॉजिक दो, कोई ढंग की दलील दो। कि अब इंडिया, ये नहीं कि जितने भी मुसलमान हैं वो पाकिस्तान में आ गए थे। इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, ये बात भी इंडिया, सिख से ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है इंडिया में, ठीक है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनकी मैं अभी यानी कितनी उनकी वो हैं, आप कह लेंगे खिदमात हैं इंडिया के लिए। इवन कि इंडिया का जो एटम बम है उसका वो जो मौजूद है वो भी एक मुस्लिम है। इसके अलावा किस किस जगह नाम ले। देखा, मैं क्यों कहता था ये लोग जानबूझ के प्रोपेगेंडा कर रहे थे। किसने एटम बम दिया बे? मुसलमान ने दिया? नहीं दिया। जाकर पढ़ो ढंग से। देखिए, मैं आप लोगों से कह रहा था ना कि नैरेटिव बना दिया जाएगा कि भारत को भी एटम बम एक मुसलमान ने दिया है और पाकिस्तान को भी एक एटम बम मुसलमान ने दिया है। देख रहे हैं ना, आ गई ना बात इसकी जबान पर। इसीलिए काउंटर करना जरूरी है। जाकर पढ़ो। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, वो थे हमारे एटम बम के निर्माता, जनक। समझे? और जिनकी बात आप कर रहे हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने हमारे देश को मिसाइलें दी हैं, इसीलिए हम उनको मिसाइल मैन कहते हैं। तो आप ये पोट्रे मत करिए। बहुत दूर से नैरेटिव पकड़ लेता हूं ना सर, एजेंडा आप लोगों का चलने नहीं दूंगा एजेंडा। तो अब एक बैशिंग चाहिए थी एक किस्म की मुस्लिम पॉपुलेशन को, चूँकि वो आ रहे हैं, इंतखाबात आ रहे हैं, तो इसलिए आई थिंक पर्सनली कि इस तरह के कवानीन, मुतनाज़ कवानीन पास किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही हो गया। भाईजान, कैसी लगी आप लोगों को गाइस के भाई की बातें? ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस टॉक विद, जबरदस्त। निहायत ही वाहियात बातें, निहायत ही एजेंडे वाली बातें। मैं बता रहा हूं ना, एजेंडे वाली बातें। मैंने सारी बातें बता दी। कश्मीर का आधा सच बताया इन्होंने, और सीएए पर उल्टा ज्ञान दे रहे हैं। अब तुम कौन होते हो सीएए पे ज्ञान देने वाले जी? कौन हो तुम? कौन हो तुम? देश हमारा, देश का कानून हमारा, तुम कौन? तुम कौन? जाओ पढ़ो, पासपोर्ट बनवाओ और देश से बाहर जाओ, वरना डूब जाओगे। थोड़े बुद्धिमान लग रहे हो, पढ़ लिख लो ढंग से। इसलिए मैं कहता हूं, पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तानी ही रहेगा। वो सही बात नहीं करेगा, वो कितना भी न्यूट्रल हो जाए, वो सही बात नहीं करेगा। वो हमेशा थोड़ा अपना एजेंडा वाला डाल देगा उसमें। एटम बम तो भारत में मुसलमान ने बनाया, और मुस्लिमों को परेशान करना है इसलिए सीए लेकर आए। सीए का क्या मतलब है मुसलमानों से? मुझे बात समझ में नहीं आई। जिस देश को आप लोग छोड़ आए कि हमें उस देश में नहीं रहना क्योंकि हमें वहां पर दिक्कत है, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते,
वहां पर वापस आपको क्यों जाना है? जवाब दीजिए इसका, उसके बाद बात करिए सीए पर। ना हो पाएगा ना, ये दिक्कत है आप लोगों में, एजेंडा इसलिए आपको तोड़ना पड़ेगा। और बात तो चलिए हो रही थी कश्मीर की, तो कश्मीर में जो फॉर्मूला 4 रेसिंग हुई है उसके बारे में भी समझ लीजिए। यह अभी शुरुआत है, एक चीज हमने शुरू की है, उसका टेस्ट किया है हमने, और टेस्ट कामयाब टेस्ट हुआ है। जिस तरह का रिस्पॉन्स हमें जम्मू कश्मीर में दिखा है, जिस तरह का रिस्पॉन्स हमारे कश्मीर के युवाओं ने दिखाया है, और ये डल लेक के पास हो रहा था, उस रिस्पॉन्स के बाद अब अगला कदम बढ़ाया जाएगा, और भी कई कदम बढ़ाए जाने हैं। धीरे धीरे सब आएगा आप लोगों के पास, मैं तो बता नहीं सकता, धीरे धीरे आएंगे, वो लिस्ट बड़ी लंबी है। और इससे जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है वहां के लोगों को जलन और ज्यादा होगी। अब ये वीडियोस जा रहे हैं, हम भेज रहे हैं, लगातार वीडियोस भेज रहे हैं, दुनिया भर में ये वीडियोस दिखाई जाएंगी, आपके पास भी पहुंचेंगी, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों के पास भी पहुंचेंगी, वहां के युवाओं के पास भी पहुंचेगी। तेंदुलकर वाली बात हर जगह पहुंची ना, ये भी पहुंचेगी, और उसके बाद वहां पर जलन शुरू होगी, फिर वहां पर सवाल पूछे जाएंगे, पूछे जा रहे हैं इनफैक्ट। तो वहां पर लोग और ज्यादा निराश होंगे कि पाकिस्तान के लिए हमने सब कुछ किया, इतना कुछ किया, लेकिन बदले में क्या मिल रहा है? हमें कुछ नहीं मिल रहा। और वही जिसको हम कहते हैं कि जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, वहां देखो क्या हो रहा है। वहां पर इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहां पर 24 घंटे बिजली रहती है, सस्ती बिजली है, 40 रुपए किलो आटा मिल रहा है, 90-95 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, बिजली तो सब्सिडी में मिल रही है, शायद 3-4 रुपए मिल रही है वहां पर। अब पूरे 24 घंटे आ रही है बिजली, ट्रेन की सुविधा है, बस की सुविधा है, अच्छी सड़कें हैं, फिल्म है, थिएटर है, कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल्स हैं, बढ़िया निजाम है, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। हमारे पास क्या है? नीलबटा सन्नाटा। ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों का मन बन रहा है। तो इसका असर आने वाले 4 साल, 5 साल, 10 साल में आपको नजर आएगा। वहां पे अब तो नजर आने लगा है, जो पिछले हमने 20 साल किया वो अब धीरे धीरे वो पे कर रहा है। अब जो कर रहे हैं वो भी आगे आने वाले 10-12 साल, 15 साल में आपको उसका असर देखने को मिलेगा, जब वहां के युवाओं में गुस्सा बढ़ेगा, वो देख देख के कि कुछ किलोमीटर चंद फासले पर वहां पर देखो स्टेडियम है, क्रिकेट हो रहा है, फुटबॉल हो रहा है, ये हॉकी हो रही है, इतना बढ़िया से लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बन रहे हैं, स्पोर्ट्समैन बन रहे हैं, स्पोर्ट्स का कारोबार जबरदस्त तरीके से चल रहा है। वहां पर एक और जख्म आ गया कि जी फॉर्मूला 4 रेसिंग भी शुरू हो गई वहां पर। इससे रोजगार आएगा, युवाओं को एक नया करियर ऑप्शन मिलेगा। तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वो नहीं लगाएंगे ना। नैरेटिव ऐसे ही मिटाए जाते हैं अच्छा काम करके, और जम्मू कश्मीर में हम अच्छा काम कर रहे हैं और ये नजर आ रहा है। आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।